वेलकम टू परीक्षा ट्यूटर। एक कहावत है, दोज हु लिव फॉर देमसेल्फ डाई, दोज हु डाई फॉर सोसाइटी लिव फॉर एवर। ये कहावत जो है एक आम आदमी और एक पॉलिटिकल पार्टी पे बराबर लागू होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी और आम आदमी पार्टी से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लोग भविष्य में कैसे देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाउंडेशन से लेकर अब तक जो इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है, ये अपने प्रिंसिपल और सिद्धांत पर कितने खरे उतरे हैं। हम इन दोनों पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनके स्टेटस पर भी बात करेंगे। एंड में हम बात करेंगे ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी क्या अचीवमेंट है और क्या एक अल्टरनेटिव पॉलिसी प्रोग्राम लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोग इनसे कन्विंस होकर इन्हें वोट दें। तो इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आप एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, बीजेपी 42 साल पुरानी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 42 सावन देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये मंत्र रहा है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। भारत माता की। और उधर आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी एक यंग पार्टी है जिसने अभी 10 सावन भी पूरे नहीं देखे। बीजेपी 1980 में जनता पार्टी से टूटकर अलग हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है और उधर जो आम आदमी पार्टी है, अन्ना हजारे की आंदोलन से निकली हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि 2012 में बनकर सामने आई। अब हम बात करते हैं जो बीजेपी, जिसका गठन 1980 में हुआ जनता पार्टी से अलग होकर, और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इसके पहले प्रधान बने। लेकिन बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है 1951 में ही रख दी गई थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि नेहरू गवर्नमेंट में मंत्री थे, उन्होंने नेहरू गवर्नमेंट से रिजाइन करके और जनसंघ की स्थापना की। हालांकि भारतीय जनसंघ को ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला और भारतीय जनसंघ ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। हालांकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे एक बारी जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे, मगर जम्मू कश्मीर के जो पुलिस थी उसकी कस्टडी में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तय किया कि वो बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति और जनता से मिल रहे समर्थन के बल पर 11 मई 1953 को श्री मुखर्जी ने बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश कर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को संदेहास्पद स्थितियों में वे शहीद हो गए। भारतीय जनसंघ इस तरह से धीरे धीरे खत्म होती गई, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां थी और इसमें हिंदू महासभा, आरएसएस, इन सब का जोर था। हद हो गई 1977 में और ये मौका भी मिला भारतीय जनसंघ को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन की घोषणा कर दी, देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी। उस समय इंदिरा गांधी ने बिहार से निकली जेपी के आंदोलन को दबाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा दी। जो भी लोग इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने उन सब को जेलों में ठूस दिया और हर तरह की प्रताड़ना की। इस वजह से जनसंघ और बाकी लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ जुड़कर एक जनता पार्टी का गठन हुआ और ये जनता पार्टी 1977 के चुनाव में लोगों के सामने गई और जनता पार्टी को लोगों ने वोट भी दिया और जनता पार्टी मोरारजी देसाई के लीडरशिप में जनता पार्टी की सरकार बनी। मगर ये सरकार ज़्यादा चल नहीं पाई। उसका कारण ये था कि क्योंकि इस जनता पार्टी का पार्ट थी भारतीय जनसंघ और उस समय हिंदू और मुस्लिम फसाद बढ़ गए थे। कई घटक थे जनता पार्टी के, वो चाहते थे जनसंघ अपना नाता आरएसएस और हिंदू महासभा से तोड़ ले, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए उन पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता पार्टी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और जनता पार्टी से जनसंघ अलग हो गई। अलग होकर भारतीय जनसंघ के कुछ नेताओं ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। उसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने।
अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पहली स्पीच में ही कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में कमल खिलेगा, और शायद उनकी बात आज साकार भी हो गई। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने मॉडरेट हिंदुत्व को आगे बढ़ाया और सभी को साथ लेकर चलने की बात की। उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म को आगे रखा और सभी समाज के वर्ग को साथ लेकर चलने की बात की। उनकी बात लोगों को पसंद भी आ रही थी, मगर जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना उनको उम्मीद थी। सिर्फ 2 ही लोकसभा की सीटें मिली। अब दौर आया 1986 का। अब अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी बन गए। लाल कृष्ण आडवाणी एक हार्ड लाइनर हिंदू माने जाते थे और उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का उत्थान ऐसे पॉसिबल नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को अपने साथ इकट्ठा करने के लिए राम मंदिर का जो है राग अलापना शुरू किया। उन्होंने हार्ड लाइन हिंदुत्व को आगे बढ़ाना शुरू किया। उनके राम मंदिर, धारा 370 को हटाना, देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना, इस तरह के एग्रेसिव कैंपेन करना शुरू कर दिया और हिंदुओं को अपने तरफ खींचना शुरू किया। उनका जो रथ यात्रा गुजरात से निकला और अयोध्या होते हुए बिहार पहुंचना था। हालांकि बिहार के सीएम उस समय के लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोक दिया। बाद में 1992 में जो है अयोध्या में राम मंदिर की जगह खड़ा जो बाबरी मस्जिद थी फाइनली गिरा दी गई। बीजेपी को 1989 में सिर्फ 86 सीटों के साथ गुजारा करना पड़ा, लेकिन उसका हिंदुत्व जो कार्ड था वो कामयाब होना शुरू हो गया। जब 1996 का इलेक्शन आया उस समय बीजेपी को 161 सीटें लोकसभा के चुनाव में मिली और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए और ये सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1998 में अगेन मिड टर्म चुनाव हुए और बीजेपी ने गठबंधन बनाया बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर और इस गठबंधन का नाम रखा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में चुनाव में उतरी और मेजोरिटी भी मिली और सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 महीनों की सरकार चली, लेकिन ये सरकार जल्दी ही गिर गई क्योंकि जनता ने अपना वोट वापस ले लिया। अगेन जब 1999 में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी को बहुमत मिला 183 सीटों का और एनडीए को 303 सीट मिले और अगेन अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्राइम मिनिस्टर बने। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए। 2004 में जब चुनाव आया अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए को लगता था कि वो दोबारा जीत जाएंगे, लेकिन वो अपनी बात सब तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए और कांग्रेस जो उस समय सोनिया गांधी की लीडरशिप में चल रही थी, कांग्रेस ने भी एक गठबंधन किया और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो चुनाव में उतरी। लोगों ने कांग्रेस की बात मानी और कांग्रेस जो है अपनी बात लोगों को समझाने में कामयाब हो गई और इस तरह से यूपीए की गवर्नमेंट बनी 2004 में और 2004 के बाद अगेन 2009 में यूपीए 2 की सरकार आई और मनमोहन सिंह इसके सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। इन 10 सालों में लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा। बीजेपी अपनी बात लोगों को समझाने में नाकामयाब रही। खैर 2014 की बात थी। 2014 में बीजेपी की लीडरशिप ने डिसाइड किया, गुजरात के जो मुख्यमंत्री उस समय के थे नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार जीतते आ रहे थे, उन्हें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए। नरेंद्र मोदी की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी और उनके पास जो है मैनेजमेंट के गुण भी थे और आज तक उन्होंने कोई चुनाव हारा नहीं, इसलिए बीजेपी ने उन पर दांव खेला। जब नरेंद्र मोदी चुनाव में उतरे तो उनकी जो अपनी बात अक्रॉस द बोर्ड समझाने की काबिलियत, एक बहुत अच्छे वक्ता थे और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी कि लोग खींचे चले आए।
बहुत मेजोरिटी के साथ 2014 का चुनाव जीता। बीजेपी को 282 सीटें मिली और पूरे घटक दल को 336 सीटें मिली। सेंटर में पहली बार 1984 के बाद पहली कोई सरकार थी जो अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। आप हैरान होंगे, 2014 का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया था, उस मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी की फोटो तो थी, लेकिन साथ में अटल बिहारी वाजपेयी की, एल.के. आडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की और भी बहुत सारे नेता थे। लेकिन जब 2019 का चुनाव आया तो जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, सिर्फ उस मैनिफेस्टो में नरेंद्र मोदी की ही फोटो थी और किसी भी नेता की उस पेज पर फोटो नहीं थी। इससे साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी अब सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे और बीजेपी पूरा चुनाव जो है वो अपना नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही थी। जब यूपीए 2 की सरकार जो थी मनमोहन सिंह के लीडरशिप में, उस समय बहुत सारे करप्शन के केसेस बाहर आए, चाहे वो कोल घोटाला था, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था या कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था। आप हैरान होंगे, कॉमनवेल्थ गेम जो उस समय हो रहा था, तो कल गेम थे, आज कुर्सियां लग रही थी, आज टॉयलेट बन रहे थे। उस समय शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार थी, यानी कि वो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी। अन्ना हजारे ने एक आंदोलन शुरू किया और डिमांड की कि जन लोकपाल बिल लाया जाए और इस करप्शन के खिलाफ काम किया जाए। जन लोकपाल केंद्र सरकार के विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा और उन पे एक्शन लेगा। जन लोकायुक्त उस राज्य के सरकारी विभागों के बारे में भ्रष्टाचार की शिकायतें लेगा और उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। उस समय जो यूपीए की सरकार थी वो इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात करती थी, जो पब्लिक की स्पॉन्टेनियस पार्टिसिपेशन से उभरी डेमोक्रेसी वो नहीं चाहते थे। यानी कि अन्ना हजारे जो कि सड़क पर थे, उनके दबाव में कानून बनाना नहीं चाहते थे। खैर, अन्ना हजारे के मूवमेंट से निकले एक हीरो अरविंद केजरीवाल, जो कि आईटी ग्रेजुएट थे और समाज के सबसे लोअर तबके के काम के लिए जाने जाते थे और इन्हीं कामों की वजह से उन्हें मेगा से अवार्ड भी मिला। इन्होंने मन बनाया कि इस तरह से पॉलिटिकल गंदगी साफ नहीं की जा सकती, उनको पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। फाइनली 2 अक्टूबर 2012 को आम आदमी पार्टी को रजिस्टर करवाया गया और इस तरह से आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल के बनी। 2013 में शीला दीक्षित की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ ही खड़े हो गए और आप हैरान होंगे, अरविंद केजरीवाल की बात लोगों को इतनी पसंद आई कि दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को 28 सीटें दी, मगर अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। हालांकि कांग्रेस की सपोर्ट से उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट तो चलाई, लेकिन जल्दी ही उनको पता चला कि वो ज़्यादा रिफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और दिल्ली से माफ़ी मांगी और दिल्ली वालों को कहा कि अगर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू हो तो प्लीज़ उन्हें बहुमत से जिताएं। आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है, ये मेरा इस्तीफा। फाइनली 2015 का जब चुनाव हुआ तो ये मफलर मैन, जो कि करप्शन के खिलाफ जाने जाते हैं, आम गरीबों के भलाई के लिए, उनके बिजली पानी के आंदोलन के लिए जाने जाते थे, लोगों ने 70 में से 67 सीटें जिता कर दी और इनको ऐसी मेजोरिटी दी कि बाकी दल वाले घबरा गए, नींद में भी घबराने लगे। अरविंद केजरीवाल जीत का बहुत बड़ा कारण था उनके बिजली पानी आंदोलन। दिल्ली में रिपोर्टें भी आती हैं कि दिल्ली की जो मैक्सिमम वेल्थ है वो 1% लोगों के पास है, जो मेजोरिटी है वो तो रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसता ही रहता है। और अरविंद केजरीवाल की जो बिजली पानी आंदोलन था उन लोगों को पसंद आ गया और अरविंद केजरीवाल ने काम करना शुरू कर दिया और एक मॉडल डेवलप करना शुरू किया जो वो बाकी देश के हिस्सों में ले जा सके। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की। आम आदमी पार्टी जो कि 10 साल पुरानी पार्टी है और बीजेपी जो है 42 साल का एक ओल्ड बरगद पेड़ बन चुका है और इस बरगद पेड़ की जो जड़ें हैं दूर दूर तक फैली हैं, इतनी बड़ी फैली हैं कि आज इसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं। बीजेपी 2019 के चुनाव में 37% वोट शेयर के साथ जीत के बाहर आई और एक डाटा आया है, बीजेपी को सबसे ज्यादा फंड मिल रहा है, लगभग 477 करोड़। 75% फंड जो बड़े लोग दे रहे हैं वो बीजेपी को जा रहा है। आप हैरान होंगे,
सबसे ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस को जस्ट 74 करोड़ है। इसका 6 गुना बीजेपी को मिला। और आम आदमी पार्टी उस मुकाबले में देखा जाए तो अभी तक ज्यादा से ज्यादा उसके पास 300 करोड़ मिले हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले में और देखा जाए तो इसके कार्डरशिप मेंबरशिप भी उतनी स्ट्रांग नहीं है। एक तरफ बीजेपी है जिसके पास स्ट्रांग आरएसएस ट्रेंड मेंबर्स हैं जिनकी लॉयल्टी ऐसी कि आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। एक तरफ आम आदमी पार्टी जिसके जो मेंबर हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से टूट टूट के आए हैं और ऐसे हैं कि जब मौका मिलता है आम आदमी पार्टी से जुड़ जाते हैं और जैसे ही उनको लगता है कि उनका कोई फायदा नहीं हो रहा वो आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं। उसके साफ साफ एग्जाम्पल है उत्तराखंड में जिस आदमी को सीएम कैंडिडेट बनाया गया वो आदमी आज बीजेपी का मेंबर है। आम आदमी पार्टी को अगेन एंड अगेन अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा। अभी रिसेंटली उन्होंने गुजरात के पूरे आम आदमी पार्टी के जो स्ट्रक्चर था उसे भंग कर दिया और दोबारा से खड़ा किया। यानी कि आम आदमी पार्टी ग्राउंड से लेकर फंड से लेकर मेंबरशिप हर जगह पे स्ट्रगल कर रही है। लेकिन इन बेसिस पे भी आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी, दिल्ली में 3 बार सरकार बना ली, पंजाब में ऐसी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई जो कि रात में भी अपने ऑपोजिशन को डरा दे। बीजेपी इन 42 सालों में अपना विस्तार करती गई। सेंटर में उसने 2014 और 2019 में लगातार सरकारें बनाई और उसका जो फैलाव है सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ना होकर इवन साउथ इंडिया में भी दस्तक दे चुका है और यहां से बढ़ते बढ़ते वो नॉर्थ ईस्ट में भी जा चुका है। बीजेपी की सरकार आज नॉर्थ ईस्ट में भी बन चुकी है। बीजेपी अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है और बीजेपी के जो नेता जो नरेंद्र मोदी हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। उधर बीजेपी के कई फैसलों की आलोचना भी हुई। उधर आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो गए। उनका जो दिल्ली मॉडल है वो इतना लोगों को पसंद आया कि पंजाब में उनकी सरकार बन गई और पंजाब में सरकार तो बनी ऐसी सरकार कि उसे 117 सीटों में 92 सीट मिल गई। हालांकि पंजाब में 2017 में भी चुनाव में गए थे लेकिन उस समय इनको सिर्फ 20 सीटें ही मिली थी। आज 20 सीटों से 92 सीटों पर पंजाब में आम आदमी पहुंच गई है। आज दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी लोगों को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उधर बीजेपी के साथ उसकी जो अचीवमेंट है चाहे वो राम मंदिर का बनना है या धारा 370 का हटाना या कई स्टेटों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, उसके फेवर में ट्रिपल तलाक बैन का भी जो श्रेय जाता है। उधर आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल के ऊपर खड़ी है और बाकी राज्यों में भी अपने दिल्ली मॉडल के जो बेटर एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है, पीने का पानी है और बेसिक कम्युनिटी के साथ साथ गरीब आदमी पे जो फोकस रहा है, ये एजेंडा पंजाब वासियों को बड़ा पसंद आया। हालांकि पंजाब में वैसे वहां के लोग अकालियों से और कांग्रेसियों से दुखी हो गए थे, पंजाब में बदलाव चाहते थे और उन्हें किसी और पार्टी में ये बदलाव नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ ये बदलाव आम आदमी पार्टी में उसके नेता अरविंद केजरीवाल में नजर आ रहा था। आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल अकाली दल को दिए, मैं आपसे केवल 5 साल मांगा। आप हमें 5 साल दे दो, अगर पसंद नहीं आए तो अगली बार हटा देना हम लोगों को। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का अगला सफर जो है वो उनके अचीवमेंट और उनके रिलायबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जब लोगों के सामने जाएंगे तो अपनी कामयाबियों को किस तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं, ये देखने की बात है। हालांकि नरेंद्र मोदी जैसा टावरिंग नेता जो कि कड़े फैसलों के लिए जाना जाता है, जिसकी चुंबकीय पर्सनैलिटी किसी को भी अपने तरफ खींच ले और उसकी जो ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा। इवन कांग्रेस में राहुल गांधी जब बाकी ऑपोजिशन के लीडर जो हैं वो नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लोगों में ऐसी पर्सनैलिटी का काट शायद अरविंद केजरीवाल में नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल है वो अगर कामयाब हो जाते हैं, उनके पास पंजाब भी है। अगर पंजाब में वो जो ड्रग की प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, या गन कल्चर है, अगर पंजाब को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो एक तरह की मिसाल बनेगा। क्योंकि पंजाब जो है अब फुल फ्लेज स्टेट है अरविंद केजरीवाल के पास। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास फुल फ्लेज स्टेट नहीं है क्योंकि उसके पास
ना तो पुलिस है ना जमीन है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ये तो कह पाए कि भाई मैं पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पंजाब जो मिला है उनके पास पूरी तरह से मिला है। आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं, लेकिन जमीनी तौर पे आम आदमी पार्टी कुछ खास कर नहीं पाई। आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, इन्हें काबिल नेताओं को आगे करना होगा, जैसा कि इनके पोल प्रॉमिसेस में था। 6 महीने मांग रहा हूं आपसे, 6 महीने के अंदर पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। हमारे साथ ऐसे ऐसे कुंवर विजय प्रताप जैसे ईमानदार जांबाज पुलिस अफसर हैं, इनको करना आता है, हमें करना आता है, हमारी नीयत साफ है। इनकी तरह नौटंकी सरकार नहीं चला रहे हम लोग। इनके पास काबिल नेताओं की लंबी लिस्ट है, जैसे कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, सरबजीत कौर मनुके, अमन अरोड़ा। ऐसे काबिल नेताओं को आगे लाना होगा और अपने पोल प्रॉमिसेस प्लस गुड गवर्नेंस लेवल पे काम करना होगा, ताकि इसका इम्पैक्ट है बाकी राज्यों तक भी महसूस हो सके। तभी आम आदमी पार्टी जो है एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में उभर के सामने आ सकती है, नहीं तो ये एक तरह का रीजनल पार्टी ही बन के रह जाएगी। आने वाले समय में बीजेपी जो है अपने लाभार्थियों को अब ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी कि बीजेपी ने जिन लोगों को स्कीमों के बेनिफिट पहुंचाए हैं उन्हीं के दम पर वो जीतने जा रही है। और ये साफ साफ नजर आया है यूपी के चुनाव में कि बीजेपी आम लोगों में से वो लोग जिन्होंने बीजेपी के स्कीमों का फायदा उठाया है उनके बेसिस पर बीजेपी दूसरी बार यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों से उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन दोनों कौन अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाता है, लोगों की आशाएं उम्मीदें पूरी कर पाता है, ये देखने की बात होगी। हालांकि एक देश में स्ट्रांग ऑपोजिशन की जो जरूरत है और उस जगह को आम आदमी पार्टी भली भांति भर सकती है, लेकिन उसके लिए भी आम आदमी पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ग्राउंड वर्क बहुत करना पड़ेगा, होमवर्क बहुत करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं। आपको बीजेपी और आम आदमी पार्टी कैसे लगती है, आप इन दोनों को कैसे देखते हो, 2024 का चुनाव कैसे देखते हो, आप ये भी लिखें। और अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। लेकिन अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो ये प्लीज ये वीडियो हर कार्यकर्ता तक फैला दें, ताकि 2024 तक एक अच्छी सरकार, मजबूत सरकार के साथ साथ एक अपोजिशन मजबूत बन के बाहर आए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।